नमस्ते सभी को। एक बार पुनः स्वागत आपका इतिहास के क्लास में। देखिए, इतिहास विषय पढ़ रहे हैं अपन, और आज अपन पढ़ेंगे बीएड सेकंड। हमारा बीए बीएड वाला जो सिलेबस आपकी 2 किताबें लगती है, उसमें जो पहली जो इकाई है उसके अंदर एक टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता एंड वैदिक सभ्यता। ठीक है, तो आज अपन जो सब्जेक्ट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में। किसके बारे में? वैदिक सभ्यता के बारे में। ठीक है भाई, यानी वैदिक सभ्यता क्या थी? सबसे पहले देखिए, थोड़ा सा अपन इसकी एक बार पृष्ठभूमि तैयार करते हैं, उसके पश्चात आपको सारा समझ में आएगा। यानी देखिए, ये इतिहास विषय है। ठीक है, अगर आप इतिहास विषय को टुकड़ों में बांट कर पढ़ते हो, ठीक है, अगर इसको टुकड़ों में अगर आप विभाजित कर करके पढ़ोगे और कंटिन्यूटी इसके साथ रखोगे तो ये चीज़ें आपके जल्दी समझ में आएगी। देखिए, सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर, तो सबसे पहला काल आता है हमारा प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, ठीक है, यानी अपन एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। वैदिक सभ्यता जो है वो हमारे प्राचीन इतिहास का भाग है। किसका भाग है? प्राचीन इतिहास का। यानी हमारी जो हिस्ट्री है वो 3 पार्टों में डिवाइडेशन है, एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न, मिडिवल। ठीक है, तो आज अपन एंशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास का एक पार्ट पढ़ रहे हैं, जो हमारी किस नाम से है? वैदिक सिविलाइजेशन यानी वैदिक सभ्यता के बारे में। देखिए, क्या क्या अगर कोई चीज़ नई होगी, इट मीन्स वो क्या कहलाएगी? वो नए नाम से जानी जाएगी। जैसे देखिए, यहाँ पर प्रागैतिहासिक काल है। दूसरा जो काल आएगा वो आएगा सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। अब ये देखिए, सबसे पहले इनका थोड़ा अलग और कर देता हूँ मैं। प्रागैतिहासिक काल, देखिए एक बार रुको आप। इतिहास को आप पहले 3 पार्टों में डिवाइडेशन कर दो। ठीक है, वो इतिहास का कौन सा? यहाँ पे आएगा प्रागैतिहासिक काल, यहाँ पे आएगा आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, और यहाँ पे आएगा ऐतिहासिक काल। ठीक है, यानी वो अलग है, वो हिस्ट्री का पार्ट है। ये अगर आप देखोगे तो ये एंशिएंट प्राचीन हिस्ट्री का भाग है। यानी इतिहास को कितने भागों में? 3 भागों में। कौन कौन सा? प्राचीन भाग यानी प्राचीन भाग, उसके बाद मध्यकालीन भारत, और उसके बाद कौन सा भारत? आधुनिक भारत, यानी एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न। और अब जो अपन पढ़ेंगे कौन सी सभ्यता? वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता कौन से पार्ट का? प्राचीन का। तो प्राचीन जो हिस्ट्री है ना, प्राचीन, इसको 3 पार्टों में डिवाइडेशन किया गया। उसी प्रकार से जो हमारी मध्यकालीन जो हिस्ट्री है ना, उसको भी 2 भागों में। ये पूरा प्रारूप थोड़ा आपको समझा देता हूँ। अगर चलो इसको आज मैं पूरा समझा ही देता हूँ आपको किस प्रकार से दोबारा, ताकि आपकी दिक्कत ना आए कभी लाइफ में। देखो, सबसे पहले देखिए, ये लो इतिहास। ठीक है, इतिहास को सबसे पहले 3 भागों में बांट दो इस प्रकार से। ठीक है, इसको लिखो आप प्राचीन भारत। प्राचीन भारत यानी एंशिएंट हिस्ट्री। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आती है मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत यानी मिडिवल इंडिया। ठीक है, और यहाँ पर आता है आधुनिक भारत। आधुनिक भारत, और इसे बोलते हैं मॉडर्न इंडिया। ठीक है, तीनों चीज़ समझ में आएगी। आप एक बार इसकी पूरी की पूरी व्याख्या देखो। अब प्राचीन हिस्ट्री है ना, इसको फिर 3 भागों में बांट दिया। कितने भागों में? 3 भागों में। 3 भाग कौन कौन से? इसका सबसे पहला तो हो गया प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, इसका हो गया आद्य ऐतिहासिक काल।
और इसका हो गया ऐतिहासिक काल। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल, प्रो हिस्टोरिकल काल, आद्य ऐतिहासिक काल, और इसे बोलते हैं ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिकल एज। एंशिएंट हिस्ट्री उसी प्रकार से प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। अब थोड़ा सा इसको समझो एक बार, दिख रहा है क्या आपको? प्रागैतिहासिक काल में तीनों लिख देता हूँ पहले इसको, फिर दो भागों में, कितने भागों में? दो भागों में। कौन कौन सा? दिल्ली सल्तनत और इसको बोलते हैं मुगल काल, मुगल काल। इसको बांटा गया चार भागों में। कितने भागों में? सबसे पहले देखिए नंबर 1, ठीक है, औरंगजेब के काल का भारत, औरंगजेब के काल का भारत, औपनिवेशिक चरण, औपनिवेशिक चरण, इसके बाद आएगा राष्ट्रवाद का उदय, राष्ट्रवाद का उदय, और यह आएगा स्वतंत्र भारत, स्वतंत्र भारत, पुनर्गठन 1956। ठीक है, यानी सबसे पहले देखिए, आपको अगर इसका बेसिक कंसेप्ट तैयार होता है ना अपने दिमाग में, तो फिर अपने वो चीज़ें मतलब अपन उसका निचोड़ निकाल सकते हैं। देखिए अपन विषय कौन सा पढ़ रहे थे? इतिहास। इतिहास विषय पढ़ रहे हैं आप, हम लोग या तुम लोग क्या करते हो? हम लोग जैसे हम क्या हुआ कि जैसे रीट का कोई एग्ज़ाम हुआ या कोई भी एग्ज़ाम ले लो, तो उसमें क्या था, चुनिंदा टॉपिक आती है, पूरी हिस्ट्री नहीं आती किसी भी। पूरी हिस्ट्री अगर देखा जाए तो नेट के पेपर में भी नहीं आती, नेट के पेपर में भी वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं आती है। फर्स्ट ग्रेड में भी कुछ चुनिंदा टॉपिक छूट जाते हैं। अपन क्या किया, जैसे रीट का सिलेबस अपने पास है, रीट के सिलेबस में जैसे सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक दे दी, जैन बौद्ध हटा दिया, तो हम लोग क्या करेंगे, जैन बौद्ध को नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, अगर अपन लोग जैन बौद्ध को नहीं पढ़ते हैं ना, तब क्या होता है कि हमारा एक पोर्शन छूट जाता है। अब एक पोर्शन छूट गया तो उसमें क्या होगा कि और जैन और बौद्ध यानी 6वीं शताब्दी में, 6वीं से लेकर 7वीं शताब्दी के मध्य जो काल रहा था इतिहास में, वो जैन और बौद्ध संस्कृति का रहा था। तो वो चीज़ें हमारे समझ में नहीं आएगी। अगर वो चीज़ नहीं आएगी तो 8वीं शताब्दी में, 9वीं शताब्दी में, 10वीं शताब्दी में क्या घटनाएं घटी थी, उसमें बार बार क्वेश्चन आएंगे कि जैन संस्कृति में इसका ये प्रादुर्भाव देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है, तो वो हमारी फिर अड़चन पैदा करता है। ठीक है, तो यहीं पर ये दिक्कत हुई। तो हम लोग क्या करते हैं, ये बीच के जो टॉपिक उठाते हैं ना, ये दिक्कत हमारे बहुत ज़्यादा पैदा करते हैं। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? इतिहास। इतिहास को कितने भागों में? प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। ठीक है, और एक चौथा पार्ट जुड़ जाता है विश्व का इतिहास, जो कि एक बार अपने को नहीं पढ़ना है। अपन सिर्फ और इंडियन हिस्ट्री की बात करते हैं। द फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री वेद व्यास जी को माना जाता है। नहीं, इंडियन हिस्ट्री है, भारतीय जो इतिहास है, इसका जो पिता है वो वेद व्यास जी को माना जाता है। इंडियन जो हिस्ट्री है यानी विदेशी जो हिस्ट्री है, विश्व इतिहास का जो पिता है वो हेरोडोटस को माना जाता है। ठीक है, और राजस्थान की जो हिस्ट्री है उसका जो पिता है वो कर्नल जेम्स टोंड को माना जाता है। तो सबसे पहले देखिए प्राचीन भारत, और प्राचीन भारत की जो हमारी हिस्ट्री, एशियन हिस्ट्री, इसको 3 भागों में। सबसे पहले कौन सा? प्रागैतिहासिक काल, उसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल और उसके बाद ऐतिहासिक काल। अब ये प्रागैतिहासिक काल है ना, इसको 3 भागों में बांटा गया है, यानी पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। यानी हिस्ट्री के अंदर देखो, इतिहास ही अगर हमारा सब्जेक्ट हो गया तो सबसे पहले इतिहास के अंदर यानी जो हमारा प्रागैतिहासिक काल है, उस समय हमें उस चीज़ से पढ़ना है जिस समय मानव की उत्पत्ति भी नहीं हुई थी, यानी मानव की उत्पत्ति भी नहीं हुई थी, वहाँ से अपने को शुरुआत करनी है इसकी। अब मानव की उत्पत्ति किस प्रकार, यानी पूरा पाषाण काल में
मानव को किसी चीज़ का ज्ञान नहीं था। वो न तो मनुष्य खाना बना सकता था, न खाना पचा सकता था, न कुछ, यानी को उसके पास ऐसा कोई मतलब सोर्स नहीं था कि वो कुछ भी अपना वो नयापन दिखा सके, कुछ कर सके। यानी यहाँ पर मानव सिर्फ और सिर्फ उसके पास कोई चीज़ का उसे ध्यान नहीं था। ठीक है, सॉरी, उसे किसी चीज़ का क्या नहीं था, नॉलेज नहीं था। तो पूरा पाषाण काल, उसके बाद मध्य पाषाण काल और उसके बाद नव पाषाण काल, ये इसका 3 पार्ट है। यानी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो इतिहासकार है वो सिर्फ और सिर्फ गैस कर रहे हैं, अंदाज़ा लगा रहे हैं भी मानव ने ये किया होगा, मानव, क्योंकि इसके है ना हमारे पास कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं है। यानी मानव की उत्पत्ति किस प्रकार हुई ये आज तक किसी को नहीं पता। यानी मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, किन कारणों में हुई, इनका किसी को नहीं पता है। सही पूछा जाए तो मानव की उत्पत्ति किन परिस्थितियों में हुई ये आज तक किसी को नहीं पता है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं। यानी यहाँ पर अब अपन ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रागैतिहासिक काल में मनुष्य के पास कोई लेखन कला नहीं थी, न वो लिखना जानता था, न वो कोई पढ़ना जानता था, कुछ नहीं जानता था। प्रागैतिहासिक काल जो था वो वहाँ का जो मानव था वो प्रकृति पर आश्रित था। किसके ऊपर आश्रित था, प्रकृति के ऊपर आश्रित था। प्रकृति में उसका रहन सहन था। अक्सर वह कंदराओं में, गुफाओं में या पहाड़ियों की तलहटी में जहाँ पर पानी होता था वहीं पर ही रहता था, अपना जीवन यापन करता था, एक खानाबदोश, एक जानवर की भांति। उसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल है, इसमें 2 चीज़ें आएगी। आद्य ऐतिहासिक काल में सबसे पहला आता है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता और उसके बाद आता है वैदिक सभ्यता। ठीक है, अब सिंधु घाटी जो सभ्यता थी ना, यहाँ पर मनुष्य लिखना तो जान गया, लेखन कला तो आ गई, लेकिन वो लेखन कला हमारे समझ में नहीं आई। यानी यहाँ की जो लिपि थी वो बुस्ट्रोफादम लिपि थी। यानी वो लिपि वो लोग लिख कर चले गए और उस लिपि को आज तक किसी ने नहीं पढ़ा। तो उस लिपि का भी हम क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ अंदाज़ा लगाते हैं, गैस करते हैं भी यहाँ के लोग इस प्रकार के मकान बनाते होंगे, इस प्रकार से रहते होंगे, इस प्रकार ये करते होंगे, वो करते होंगे, सिर्फ और सिर्फ गैस, ओनली अंदाज़ा। इसके अलावा हम कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं जान सकते। ठीक है ना। और लेकिन वैदिक सभ्यता जब आई, टॉपिक हम वैदिक सभ्यता तो पढ़ रहे थे ना, वैदिक सभ्यता जब आई तो वैदिक सभ्यता में यहाँ पर ब्राह्मणों का राज आ गया, पुरोहितों का काल आ गया। यहाँ पर अनेकों प्रकार के ग्रंथ लिखे गए, अनेकों प्रकार के वेद लिखे गए, वेद है, पुराण है, साहित्य है, उपनिषद है, वेदांग है, वो सारी चीज़ें अवैदिक साहित्य में लिखी जाएगी। वैदिक सभ्यता जब आएगी, क्योंकि यहाँ पर इस समय मनुष्य ने लेखन कला विकसित कर ली थी और उस लेखन कला को पढ़ना भी हम लोगों ने सीख लिया था। ठीक है, और उसके बाद आता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में अगर अपन पढ़ते हैं तो 6वीं से 12वीं शताब्दी, यानी यहाँ पर अपन पढ़ते हैं जैन संस्कृति, बौद्ध संस्कृति। ठीक है, उसके बाद मगध है, महाजनपद काल है, द्वितीय नगरीकरण है, गुप्त काल है, मौर्य काल है, वर्धन वंश है, शक है, कुषाण है, ये इनके बारे में पढ़ेंगे अपन। ठीक है, ये सारा। उसके बाद आता है मिडेवल इंडिया, यानी मध्यकालीन भारत। तो मध्यकालीन इतिहास की शुरुआत अपन 1206 से कर देते हैं। कहाँ से शुरू कर देते हैं, 1206 से लेकर 1526 तक। ये जो समय कहलाता है ये दिल्ली सल्तनत का समय कहलाता है। यानी 1206 से लेकर ये 1526 तक का जो टाइम पीरियड है, यहाँ पर क्या कहलाता है, ये दिल्ली सल्तनत के नाम से। क्योंकि 1206 तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का सेकंड युद्ध, यहाँ पर क्या होगा, पृथ्वीराज चौहान हार जाएगा और मोहम्मद गोरी जीत जाएगा। जैसे ही मोहम्मद गोरी जीता तो यहाँ पर ये जो फोर्सन था, यानी ये जो फोर्सन था, यानी यहाँ पर राजा महाराजाओं का, पुरोहितों का जो राज चल रहा था, इससे पहले राजाओं का राज जो चल रहा था भारत में, मौर्यों का, अशोक का, इनका शक शासक रुद्रदमन का, पृथ्वीराज चौहान का, शकों का, कुषाणों का, क्षत्रपों का जो राज चल रहा था, वो अब एक तरह से क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि 1192 में जो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, उसने एक भारत की पृष्ठभूमि तैयार कर दी थी, एक निचोड़ तैयार कर दिया था, एक अलग से ही एक अलग संस्कृति लेके आए थे, मुस्लिम संस्कृति। तो यहाँ पर क्या हुआ, तराइन का जब सेकंड युद्ध हुआ उसमें पृथ्वीराज चौहान का हारना एक तरह से भारतीय संस्कृति का या हिंदू सनातन धर्म का हारना था। यहाँ से जब वो हारता है तो यहाँ पर मोहम्मद गोरी द्वारा एक नए वंश की शुरुआत होती है। वो वंश था गुलाम वंश, यानी सबसे पहले गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी वंश,
उसके बाद तुगलक वंश, उसके बाद सैयद वंश और उसके बाद लोधी वंश। ये कुल कितने वंश आए थे? 5 वंश आए थे। और इन 5 वंशों को मिलाकर हम नाम देते हैं दिल्ली सल्तनत का काल। यानी 1200, वैसे तो 1192 में ही हो गया था युद्ध, लेकिन सत्ता कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में संभाली थी। तो इसलिए 1206 से लेकर 1526 का ये जो टाइम पीरियड है ना, इसे इतिहास में 1206 से 1526 का जो टाइम पीरियड हुआ, इसको भारतीय इतिहासकारों ने या विदेशी साहित्यकारों ने अपनी सुविधा के लिए एक नया नाम दिया, जिसे बोला जाता है दिल्ली सल्तनत का समय। ठीक है, अगर आपके एग्जाम में पूछे कि दिल्ली सल्तनत का जो टाइम पीरियड था वो कितना था, तो कितना था? 1206 से 1526 तक का समय था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? 1526 में बाबर भारत आता है और 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। और पानीपत के प्रथम युद्ध में मैंने अभी आपको बताया था, सबसे पहले कौन सा? गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश, उसके बाद सैयद वंश, उसके बाद लोधी वंश। ठीक है, तो लोधी वंश के जो शासक थे सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी। ठीक है, तो अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी। और 1526 में फरगना का एक शासक था बाबर। बाबर आलम का लोधी और दौलत का लोधी के इन्विटेशन पे भारत आता है। जब वो भारत आता है तो यहाँ पर क्या होता है कि पानीपत के मैदान में एक युद्ध होता है। उस युद्ध के अंदर क्या हुआ कि उधर तो दिल्ली सल्तनत मान लो चाहे भारत की मान लो, क्योंकि वो तो विदेशी शासक हो गया ना, फरगना का, अफगानिस्तान का, उज्बेकिस्तान का। तो बाबर आया भारत में, तो दिल्ली की ओर से या भारत की ओर से लड़ रहा था इब्राहिम लोधी, और उधर से कौन लड़ रहा था? बाबर। तो बाबर ने यहाँ पर तुलुगमा पद्धति या मान लो बारूद का प्रयोग करके इब्राहिम लोधी को हरा दिया। और जैसे ही यहाँ पर आया तो 1526 में इब्राहिम लोधी हारने के कारण, क्योंकि इब्राहिम लोधी कहाँ का सुल्तान था? दिल्ली का। तो दिल्ली पर अब किसका अधिपत्य हो गया? बाबर का। ठीक, किसका? 1526 पानीपत के युद्ध के साथ किसका अधिपत्य हो गया? बाबर का। और बाबर का जो वंश था ये मंगोल जाति के से, कौन से जाति से थे? मंगोल। इसलिए अपने नाम से क्या बने? मुगल बने, जिसका अर्थ होता बाहादुर। तो बाबर के बाद हुमायूं के बाद अकबर के बाद जहांगीर के बाद शांजा के बाद औरंगजेब, और औरंगजेब के बाद बहादुर शाह जफर फर्स्ट, फर्रुखसियार, जहादर शाह, ये बहादुर शाह सेकंड अंतिम शासक। वहाँ से लेकर यानी इनका ये जो समय था 1526 से लेकर 1707 तक का ये जो समय है, ये समय कहलाता है कि इसका समय कहलाता है ये मुगल काल का। क्योंकि 1707 में मृत्यु हो जाएगी किसकी? औरंगजेब की। औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही 1707 और कुछ समय बाद का जो समय मान लेते हैं अपन, तो यहाँ पर किसकी एंडिंग हो जाती है? मिडेवल इंडिया की क्या हो जाती है? यहाँ पे एक तरह से समाप्ति मान लेते हैं अपन। क्योंकि 1707 में जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हुई, धीरे धीरे इनके जो उत्तराधिकारी थे वो अयोग्य थे। उनमें इतनी योग्यता नहीं थी कि वो इतने बड़े मुगलिया जो पीरियड था, ये मुगलिया जो वंश था, उसको क्या कर सके? संभाल सके। तो यहाँ से क्या हुआ? ये दिक्कत आने लग गई उनको। तो धीरे धीरे फिर उसी समय जो उनके अयोग्य उत्तराधिकारियों का फ़ायदा किसने उठाया? जो उनके गुलाम थे ना, जो सूबे थे, जो 20 जो सूबे थे, वो धीरे धीरे क्या होने लगे? आज़ाद होने लगे। जैसे सबसे पहले जो बंगाल का जो सूबा था, वहाँ का जो शासक था, वो क्या हो गया? अपने आप में सिराजुद्दौला अपने आप में स्वतंत्र घोषित हो गया। तो इसी प्रकार से इनके जो सूबे थे वो धीरे धीरे क्या हो रहे थे? स्वतंत्र हो रहे थे। क्या हो रहे थे? स्वतंत्र होने लगे। और उसी कटुता का फिर फायदा किसने उठाया? ईस्ट इंडिया कंपनी ने उठाया। और उस समय कौन आ गई? ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई। और जैसे ही भारत में औरंगजेब की मृत्यु होती है, 1757 का प्लासी का युद्ध होता है, भारत में मॉडर्न या आधुनिकता के लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो 1707 या 1757 की घटना, 1707 औरंगजेब की मृत्यु, ठीक है, और 1757 प्लासी का युद्ध, ये घटनाएं काउंट करवाती है हमें किसमें? आधुनिक भारत में या मॉडर्न इंडिया के अंदर। तो मॉडर्न इंडिया अगर अपन पढ़ते ना, तो मॉडर्न इंडिया को फिर 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेशन किया गया है। कितने पार्ट्स के अंदर? 4 भागों में इसे विभाजित किया गया है। सबसे पहला यानी औरंगजेब के काल का भारत, यानी औरंगजेब की जब मृत्यु हुई उसके बाद का भारत कैसा था वो अपन पढ़ते हैं। यानी औरंगजेब की तो मृत्यु हो गई, तो औरंगजेब तो अपन पढ़ते हैं इसमें मुगल काल में ही। तो औरंगजेब के बाद का जो भारत था वो, उसके बाद औपनिवेशिक चरण बोलते हैं, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई। ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई तो उसने किस प्रकार से सत्ता स्थापित की? एक तरह तो आते नहीं कि ना एक तरफ आए, बम डाला और बोला कि आज से आप मेरे गुलाम, ये तो नहीं था ना।
हाँ, तो वो बहुत पहले गए थे, 1599 में आ गया था विलियम फिश, तो उसके बाद 1606 में आ गया था सर टॉमस रो, 8 में फिर आता है, 16 में आता है विलियम हॉकिंस आता है, विलियम फिच आता है, सर टॉमस रो आता है। ठीक है, तो अनेकों प्रकार के, तो उनका इरादा तो पहले से ही था ना भारत को गुलाम बनाने का। तो इस वो चरण कहलाता है औपनिवेशिक चरण, यानी किस प्रकार से उन्होंने कटुता डाली, किस प्रकार से उन्होंने फूट डाली, किस प्रकार भारतीयों की कमजोरी का फ़ायदा उठाया, वो सारा का सारा चरण अपन किस में पढ़ते हैं, मॉडर्न इंडिया के अंदर पढ़ते हैं। किस में पढ़ते हैं, मॉडर्न इंडिया के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद का जो भारत आता है वो है औपनिवेशिक। उसके बाद राष्ट्रवाद का उदय, यानी जैसे ही हम ईस्ट इंडिया कंपनी के गुलाम हुए, ईस्ट इंडिया कंपनी के हम गुलाम हो गए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले क्या किया, 1757 में प्लासी का युद्ध जीता, उसके बाद 1764 में बक्सर का युद्ध जीता। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या किया, मद्रास में व्यापार करने की अनुमति ले ली, मद्रास में व्यापार करने की अनुमति ली। उसके बाद 1757-64 बक्सर के युद्ध को जीता और बम्बई जो था वो उनको दहेज में मिल गया। इस प्रकार उनकी एक त्रिकोण श्रृंखला बन गई। क्या बन गई, एक त्रिकोण श्रृंखला बन गई। फिर उन्होंने क्या किया, अपने एक्ट पारित करने शुरू कर दिए। तो सबसे पहले जो उन्होंने एक्ट पारित किया था वो क्या था, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट किया था ना, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। उसके बाद 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1793 का भू राजस्व है। ये अलग अलग प्रकार से एक्ट पारित करते जाएंगे। तो वो सारे के सारे जो चरण है वो पढ़ते हैं राष्ट्रवाद के उदय में। ठीक है ना, उसके बाद राष्ट्रवाद के उदय के बाद अंतिम जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है स्वतंत्र भारत पुनर्गठन और 1956, यानी इस चरण के अंदर अपन वो घटनाएं पढ़ते हैं जैसे 1857 की क्रांति। ठीक है, उसके बाद लाहौर घोषणा पत्र, लाहौर अधिवेशन, सबनी अवज्ञा आंदोलन, गांधी युग, ये सारा का सारा जो पोर्शन है गांधी युग वाला मान के चलो आप। यानी गांधी युग में असहयोग आंदोलन, सबनी अवज्ञा आंदोलन, दांडी मार्च, भारत छोड़ो आंदोलन, कैबिनेट मिशन योजना, उसके बाद गर्म दल, नरम दल, कांग्रेस की स्थापना 1885, ये सारा का सारा स्वतंत्र भारत में पढ़ते हैं अपन। उसके बाद एक है इसमें राज्य पुनर्गठन आयोग 1956, यानी उसके बाद का भी, यानी 1947 में जब अपन आज़ाद हो गए थे उसके बाद का जो भारत कैसा था, यानी इसके बाद में भारत का संविधान बनेगा जो 26 जनवरी 1950 को लागू होगा। उसके बाद फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में पूरे भारत को क्या किया जाएगा, एक किया जाएगा। उस समय भारत के समय क्या दिक्कत आई थी, ठीक है ना, भी कौन सी रियासत खा मिलना चाहती थी, जैसे हैदराबाद रियासत थी, जम्मू कश्मीर रियासत थी, गोवा की रियासत थी, जूनागढ़ रियासत थी। इनको मिलाने में वैसे देखा जाए तो एक मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल को बहुत ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ी थी, बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी थी, अनेकों प्रकार के प्रलोभन दिए गए थे इन लोगों को, ताकि एक भारत एक राष्ट्र बन सके। एक भारत सशक्त भारत का नारा जो पटेल के नेतृत्व में दिया गया था वो, क्योंकि उस समय बहुत बड़ी समस्या आई थी, क्योंकि हम लोग बड़ी मुश्किलों से तो आज़ाद हुए थे और फिर हम सब एक साथ रहना पसंद नहीं कर रहे थे, क्योंकि अनेकों प्रकार की जो रियासतें थी वो अलग रहना चाहती थी। कोई पाकिस्तान में जाना चाहता था, कोई भारत में रहना चाहता था, कोई राजा टैक्स नहीं दे रहा था, कोई कुछ नहीं दे रहा था। तो एक तरह से देखा जाए तो उस समय देखिए आज एक परिवार को एक करना बड़ी मुश्किल कार्य हो रहा है हमारे लिए। एक परिवार हम एक नहीं कर सकते। और इन हमारे ये जो बुद्धिजीवी थे, जो हमारे जो क्रांतिकारी थे, इन लोगों ने तो पूरे भारत को एक किया था। अब मुश्किलों का तो सामना करना पड़ेगा ना, तो इसके लिए डॉक्टर फजल अली के नेतृत्व में एक राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया था, जिसके नेतृत्व में भारत की 565 जो देशी रियासतें थी उनको एक किया गया था। एक लोकतंत्र के उनको नीचे लाया गया था ताकि भारत एक बन सके। और कुछ रियासतें जो पाकिस्तान में जाना चाहती थी उनको पाकिस्तान भी भेजा गया, लेकिन कुछ रियासत एक घोषणा पत्र जारी किया गया था उस समय भारतीय संविधान के अंदर, धर्मनिरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता, उसके आधार पर भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया गया ताकि इस प्रकार की दुविधा आगे भारत में पैदा न हो। जिसके कारण क्या हुआ, ये सारा का सारा अपन करके इसमें पढ़ते हैं। 1956 तक का जो इतिहास है, जो घटना घटी थी वो सारी की सारी अपन इतिहास में पढ़ते हैं। 1956 के बाद की जो घटनाएं शुरू हो गई वो अपन पॉलिटिकल के संदर्भ में पढ़ते हैं, यानी पॉलिटिकल का विषय बन जाता है फिर वो। तो आज हम जो BA BEd सेकेंड ईयर में जो पढ़ रहे थे वो हमारा था इतिहास का विषय। इतिहास को फिर कितने भागों में, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, मेरे हिसाब से आपके लोगों के समझ में आई होगी चीज़ें, देख लो एक बार इसको बारीकी से। यानी ये जो अपना प्रारूप है ये आपको एक बार आपके दिमाग में बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर तैयार कर देगा ये, क्योंकि आपको यही नहीं पता कि कौन सा टॉपिक कहाँ पर पढ़ते हैं, कौन सा कहाँ पर पढ़ते हैं, तो ये दिक्कत आती है। ये हमारा सारा टॉपिक है, इसकी मैं डेट भी लिख देता, लेकिन डेट आपके काम नहीं है भाई, कौन सा कहाँ तक, कौन सा कहाँ तक, कौन सा कहाँ तक, ठीक है ना। तो अपने को डेट में तो आपको ज़्यादा अगर दिक्कत यहाँ से आती होगी आपको आएगी तो, क्योंकि ये
कॉमन एरा में चला जाता है पीछे, BC में, बिफोर क्राइस्ट में। तो यहाँ तो अगर आपको दिक्कत आती है तो आती होगी, वैसे तो इसमें तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि औपनिवेशिक चरण है, ये है, इसकी तो मिडेवल की तो आपको कोई बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, डेट मैंने वैसे आपको बता भी दी है, ठीक है ना। तो ये सारा का सारा पोर्शन आपके इतिहास का विषय, यानी ये सारा हमारा क्या है, एक प्रकार से देखा जाए तो इतिहास है, ठीक है ना। तो ढंग से आप पढ़ना गौर से। तो कल हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक अपन शुरू करेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में, क्योंकि पहले वैदिक पढ़ लेते हैं अपन, उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर तो सारे के सारे आंकड़े हैं जो कि आपको लिखवाने पड़ेंगे, क्योंकि सारे आंकड़े मैं अगर बोर्ड पे यहाँ पे समझाऊंगा भाई तो भी आपके याद नहीं होंगे, क्योंकि इसके अंदर क्या है कि जितनी भी सारी सभ्यताएँ हैं जो साइट्स हमें मिली अलग, जैसे कालीबंगा है, लोथल है, रोपड़ है, हड़प्पा है, ये सारी की सारी साइट्सों के अंदर क्या क्या चीज़ें मिली है, वो अगर आप कहोगे तो मैं पहले सिंधु घाटी सभ्यता करा दूंगा, या आप कहोगे तो मैं प्रागैतिहासिक काल करवा दूंगा। लेकिन हम भगवान से दुआ ये करते हैं कि जल्दी से हमारा कॉलेज लग जाए, ताकि आपको ये चीज़ें एक बार बारीकी से बोर्ड पे दोबारा समझा दी जाए तो आपके जल्दी समझ में आए। बाकी कल अपन वैदिक सभ्यता शुरू करेंगे, वैदिक, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद का जो चरण शुरू होगा वो वैदिक सभ्यता शुरू होगा। वैदिक सभ्यता बहुत ही ईजी टॉपिक है हिस्ट्री का, ठीक है, ये पढ़ने की कोशिश करेंगे अपन। हो सकता है कि और भी टॉपिक शुरू कर दें, लेकिन ये टॉपिक अपन कल शुरू कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।